hello everyone. Today we are going to discuss the first chapter of class 9th physics, that is called motion. Motion शुरू करने से पहले, चूंकि क्लास 9th है, फिजिक्स आपने पहले भी पढ़ी है, बट यहाँ से एक बार फिर से सब कुछ नए सिरे शुरू करना पड़ता है और नए सिरे शुरू करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा. ओवरऑल मैंने जो स्टडी किया है इस चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली 18 पॉइंट्स हैं जिससे हमें स्टडी करना है. अगर हम 18 पॉइंट्स पूरा अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो सारा चैप्टर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बिना कोई समय बर्बाद किए हुए. पहले 2 पॉइंट्स पर हम लोग फोकस करेंगे. पहले 2 पॉइंट्स हमारे हैं फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं और वो कितने तरह की होती हैं एंड टाइप्स. ठीक है, और दूसरा है यूनिट्स एंड सिस्टम्स. ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग को स्टडी करना है. और एक थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं कि फिजिक्स क्या होती है, ये भी ऐड कर लेते हैं. 0 इसलिए रखा है क्योंकि मैंने इसको पॉइंट में काउंट नहीं किया था, फिर भी इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, देखिए फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो हमें हमारे आसपास की चीज़ों को समझने में हेल्प करती है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच वेयर वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस थिंग्स ऑन आवर knowledge and we are able to, or we actually try to reproduce something which we are going to help in our day to day life. For example, हमने देखा कि फोर्स किसी चीज़ को मूव करता है, उसको हमने अपने लाइफ में इस्तेमाल किया और हमने फैन में इसको डाला. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से फैन के ब्लेड्स घूमते हैं और हमें हवा लगती है. तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं उन सब चीज़ों को स्टडी करने की एबिलिटी फिजिक्स देती है. आपके क्लास 9th में जो भी सिलेबस है वो फोर्स, मोशन, एनर्जी, साउंड, सारे के सारे पार्ट को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम उनको अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और ये चीज़ इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है. तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स. सो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस जानने के लिए कि फिजिक्स होता क्या है. जो भी चीज़ दुनिया में आप देख रहे हो उसको एक्सपीरियंस करने का आर्ट है फिजिक्स. इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है कि जो भी कुछ पढ़ोगे उसको आप रियलिटी में देख सकते हो, चेक कर सकते हो. अब फिजिक्स शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज जो हमें आनी चाहिए वो है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. हमने हमें पता है, हम जानते हैं, लेकिन हम बाय टर्म नहीं जानते कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है. बड़ा सिंपल एक लाइन में बताता हूं आपको फिजिकल क्वांटिटी, और पूरी जिंदगी इसको याद रखना. फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको एक्चुअली में मेजर किया जा सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं आपको कि मास बताओ, मास एक कैसी क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे सर आपने बोला है कि वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. तो क्या मास को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर करते हैं. 2 किलो आलू, 4 किलो आलू. मैं बोलता हूं वॉल्यूम. अब आपसे पूछता हूं, आप बताओ फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? आप बोलोगे सर वॉल्यूम मतलब कि 20 मीटर क्यूब, 4 लीटर, 10 मिलीमीटर, ये सारी चीजें सर वॉल्यूम का पार्ट है, उसको मैं मेजर कर पा रहा हूं, इसलिए ये भी सर एक फिजिकल क्वांटिटी है. मतलब जिन जिन चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं वो सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी होती हैं. और अब तुम लोग सर अगर ये सब जो चीजें मेजर कर सकते हो तो मुझे कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसको हम लोग मेजर ना कर सकते हो. तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. आप साउंड, एक चैप्टर भी आने वाला है हमारे आने वाले क्लासेस में, साउंड. आप साउंड को मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है. हाँ, आप साउंड की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हो, इसीलिए साउंड इंटेंसिटी जो होती है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन साउंड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो. आप लाइट को मेजर नहीं कर सकते हो, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हो, लाइट की फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हो, लाइट के वेवलेंथ को मेजर कर सकते हो. तो जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो उसको आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी. मतलब लाइट का इंटेंसिटी जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, लाइट का वेवलेंथ जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं, क्योंकि हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते. साउंड को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इसलिए एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. तो अगली बार से आप याद रखिए कि जब भी कोई बात करते हैं, हम लोग फिजिक्स में देखो बहुत सारी चीजों को स्टडी करेंगे, वहां पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं. इट्स ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज अगर मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडीइंग दोज पर्टिकुलर थिंग्स, राइट. सो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं. जिनको मेजर नहीं किया सकता वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देता हूं ऑफ द फील्ड फिजिक्स से बाहर का. फॉर एग्जांपल लव, ठीक है. आपने मतलब आप लव को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है. आप
एंगर को मेजर नहीं कर सकते, आप सिंपैथी को मेजर नहीं कर सकते, ये सब चीजें मेजर नहीं करने लायक होती हैं, मेजर नहीं कर सकते इन सब चीजों को, सब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो अब ये बोलोगे ये तो फिजिक्स के बाहर की चीजें, लेकिन समझने के लिए समझ में आती है जो चीजें आप मेजर कर सकते हो फिजिकल है, जो चीजें आप मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर टू यू। सो मैं इसको अब जो है रफ कर देता हूं, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीजों के नोट्स जो है इस वीडियो के जब 18वां पॉइंट खत्म होगा तो सारे के सारे मैं नोट्स बना के डाल दूं, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपने रफ नोट्स में आप थोड़ा बहुत राइट कर लो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन चीजें समझ में दिमाग में आए तो क्लियर। अब तो यार पूरी जिंदगी याद रहेगा कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हमारा हो गया। इसके टाइप्स देखो, फिजिकल क्वांटिटी के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बोल रहा हूं मैं, मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं उसके अंदर भी दो टाइप होते हैं। जिसको नहीं मेजर कर सकते उसकी तो बात ही खत्म, उसको ज्यादा स्टडी ही नहीं करना। जब मेजर नहीं कर सकते तो स्टडी क्या करेंगे, लेकिन जिसको मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसके भी दो टाइप होते हैं, आपने नाम सुना है, बस आज आप जान लो कि अच्छा ये फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स होते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे मैं बोलूंगा आप समझो हाँ ये सर तो जानते हैं, हम पढ़े हैं हमने। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप होते हैं, देखना आपको पता है कि नहीं बता रहा, अभी भी कोई हिंट दे रहा हूं। एस और वी से नाम शुरू होता है, याद आया कुछ? नहीं, या हो सकता आ गया हो कई लोगों को। अब कुछ याद आया? अगला तो आप चीख से बोल लोगे हाँ सर वेक्टर, अगला वेक्टर लिखो जी। सो ये जो दो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली जो भी क्वांटिटीज को मेजर कर लेते हैं उनके दो पार्ट बनाए गए, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग जो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पे फोकस करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां से आप आगे जितने भी चैप्टर पढ़ोगे टिल क्लास 12th, ये सब चीजें काम आनी है। उनके बारे में प्रॉपर्टीज में हम लोग हमेशा डालते हैं, ये स्केलर है या वेक्टर है, ये हम लोग हमेशा डालते रहेंगे। तो इस चीज को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे लोगों को पहले से पता है, बट मेरा काम फिर से रिवीजन कराना है क्योंकि ये जनरल वीडियो है जनरल लोगों के लिए। सो इट्स माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म और टू टीच यू अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी इन डिटेल। चलिए, सो बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे। और वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनके पास मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड की स्पेलिंग TUDE, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। हालांकि ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, इसमें एक चीज और ऐड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। घबराना नहीं, अभी सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा मैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज जिसे बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वो भी फॉलो करना चाहिए, वो भी होना चाहिए। सो जो तीनों चीजें में होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर, जो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर। अब इतना बताने के बाद एक बेसिक से बच्चे को जो क्लास में होते हैं उनको डाउट आता है कि सर देखिए पुराना सब हटाइए, सर मुझे स्टार्टिंग से बताइए कि मैग्नीट्यूड सर क्या होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। उनके लिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे आप कहीं दुकान पर जाते हो और आप बोलते हो भैया सब्जी सपोज लेने गए, आपने बोला भैया मुझे 3 किलो आलू दे दीजिए। सो उसने नोट किया 3 किलो, ठीक है। तो अब जरा इस क्वांटिटी को ध्यान से देखना, ये ऐसे लिखते हैं 3 किलो, ठीक है। इस क्वांटिटी को जरा ध्यान से देखना, इसमें जो ये कितना वाला वर्ड है ना, कितना, भाई कितना आलू, 3 किलो, ये जो 3 वर्ड है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड। एंड किलोग्राम, ये जो किलोग्राम है दिस इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। अब मैं मतलब यही सिंपल, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे थोड़ा कपड़ा दे दो, तो थोड़ा कपड़ा दे दो में ये यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। थोड़ा कपड़ा मतलब कितना कपड़ा भाई, मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया इसमें, बोला कि थोड़ा कपड़ा। इसमें मैग्नीट्यूड कुछ होगा लेकिन क्या है हमें डेफिनेट नहीं, तो हमें आइडिया नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते इसमें मैग्नीट्यूड कितना है। लेकिन अगर सपोज किसी ने बोला कि भाई मुझे 400 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप इजिली बता सकते हो कि 400 जो है वो मैग्नीट्यूड है, और जो ये m लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, ठीक है। इसके बारे में अलग से यूनिट के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लोग मैग्नीट्यूड फोकस कर रहे हैं। जो चीज हमें ये बताने में हेल्प करती है कि कोई चीज कितनी है, एग्जैक्ट मेजर, क्योंकि मेजर तो होना चाहिए बिकॉज वी आर डिस्कसिंग मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज के पार्ट में स्केलर, वेक्टर, और स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड छुपा है। तो मैग्नीट्यूड भाई जो चीज हमें ये बता सके कि कोई चीज कितनी है। मुझे कल सुबह 8 अंडे खाने हैं, तो 8 इस क्या हो गया, 8 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। कल मैंने 4 किलोमीटर का रेस किया था, तो 4 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया।
तो जिस चीज के अंदर मैग्नीट्यूड होता है जिस चीज के अंदर बस मैग्नीट्यूड होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिस चीज के अंदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करती है वो चीज, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। अभी थोड़ा चलने दो, धीरे धीरे अभी सब समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड बस होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कि वो बता पाएगा कितना क्वांटिटी है, ठीक है। अब जरा 2 मिनट के लिए वेक्टर क्वांटिटी पे आते हैं, मैग्नीट्यूड जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मास है, ठीक है, तो किसी का मास, सपोज मेरा मास, मैं बोलता हूं कि मैं 65 kg का सपोज हूं, ठीक है, 65 मास बता रहा हूं 65 kg का। तो 65 kg मुझे अपना मास बताने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी, किस चीज की जरूरत पड़ी, मतलब पूरा मास एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ी, क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ी मुझे। मैं बोलूंगा कि मैं 65 kg इस डायरेक्शन में हूं तभी सही होगा, या 65 kg वेस्ट डायरेक्शन में हूं तभी सही होगा, ऐसा नहीं है। मतलब डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, मुझे अपना मास बताने के लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिस क्वांटिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए या मेजर करने के लिए मुझे डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती, जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, सपोज लेंथ ले लो, लेंथ। अब लेंथ या डिस्टेंस बोलते हैं इसे, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस सपोज मान लो मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी नापनी है, तो मैंने बोला ठीक है ये सर ये दूरी होगी। क्या मुझे जरूरी पड़ रहा है कि मुझे इसका डायरेक्शन पता हो तभी हम लेंथ बता पाएंगे? नहीं, जरूरी नहीं ना। बस मैंने नाप लिया, अगर 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर है। अगर मैं सपोज इस जस्टर की लेंथ नापना चाहता हूं तो नाप लिया मैंने, ये आया 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर मैं पूरब में रखूं, पश्चिम में रखूं, उत्तर में रखूं, दक्षिण में, कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन की, उसके बिना भी ये क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया सकता है। तो जिन क्वांटिटीज को बिना डायरेक्शन के हेल्प के भी हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर ले जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आगे जाके जब जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने आएंगी, हम हर बार डिस्कस करेंगे कि ये स्केलर है कि नहीं है बताओ। और जब भी हम उसको डिस्कस करेंगे तो आपको बस ये ध्यान देना होगा कि क्या उस क्वांटिटी को मैं बिना डायरेक्शन के एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। अगर कर पा रहा हूं तो वो स्केलर है, और अगर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे डायरेक्शन की नीड पड़ रही है, तो वो क्वांटिटी वेक्टर है। अब जरा समझना कि सर जरा मुझे ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पे सर डायरेक्शन की नीड पड़ती है, उसके बिना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है फोर्स। ऐसा कहते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड से यहां पर काम नहीं चलता है, हमें इसके साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। अगर डायरेक्शन रहेगा तभी फोर्स की कोई वैल्यू है, वरना एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। मैंने कहा यार प्रूफ करो, मैंने कहा ठीक है। सपोज मान लो हमारे सामने एक दरवाजा है, ठीक है, और ये दरवाजा जो है ये मतलब पूरी दीवार वगैरह है, और ये दरवाजा जो है वो बाहर की तरफ खुलता है, पीछे की तरफ खुलता है फोर्स लगाने पे, और फोर्स लगाना पड़ता है हम लोग को 50, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। अगर मन में आया हो तो बढ़िया, ना आया हो तो कोई बात नहीं है, बता तो दिया है मैंने, 50 न्यूटन। अब मुझे किसी ने बोल दिया कि दरवाजा खोलने के लिए 50 न्यूटन फोर्स लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब 50 न्यूटन बोल तो दिया, मैं समझ गया, मतलब 50 न्यूटन क्या है? 50 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड है। भाई बता रहा है ना कितना फोर्स लगाना है, 50 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड तो आ गया मेरे पास। क्या इससे मेरा काम चल जाएगा? मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं गया और 50 न्यूटन का फोर्स इस दरवाजे पर इधर लगा रहा हूं, इधर इस डायरेक्शन में, सपोज ये ईस्ट है, ठीक है, तो मैंने इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा, कस के लगाने लगा फोर्स, खींच रहा हूं उस दरवाजे कैसे करके 50 न्यूटन से। क्या दरवाजा खुलेगा? नहीं। तो फोर्स का कोई इंपॉर्टेंस हुआ? नहीं। मैंने कहा चलो फोर्स को इधर लगा के देखते हैं। इधर लगाया मैंने, वेस्ट डायरेक्शन में किया, तब भी दरवाजा नहीं खुला। मैंने फोर्स को इधर खींचा, इधर 50 न्यूटन से दरवाजे को खींचा, तब भी दरवाजा नहीं खुला। लेकिन जैसे मुझे किसी ने बताया कि पुट द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन ऑन द डोर इनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इनवर्ड डायरेक्शन, तो दरवाजा खुल गया। मैंने जैसे ही 50 न्यूटन फोर्स लगाया, दरवाजा खुल गया। तो मतलब कहीं ना कहीं फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, फोर्स को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए मुझे डायरेक्शन की नीड पड़ी। तो जिस क्वांटिटी को प्रॉपर्ली अगर नहीं बताता डायरेक्शन तो मैं कहीं भी लगाता रहता और मेरा काम नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने बताया 50 न्यूटन इनवर्ड डायरेक्शन, वैसे ही वो दरवाजा खुल गया, तो पूरा का पूरा फोर्स एक्सप्रेस हो गया। पड़ी डायरेक्शन की नीड? पड़ी कि नहीं पड़ी? तो जिस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड पड़ती है, उस चीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। अभी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं, क्योंकि तीसरा पॉइंट बाकी है, ठीक है।
तो अगर मैं अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया अगर उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं, क्योंकि रिवाइज करना जरूरी है, घबराना मत, आराम आराम से चीजें समझ में आएंगी। शुरू हो रही है चीजें, पूरे साल हम लोग इसी चीजें पढ़ते रहेंगे, स्केलर वेक्टर वेक्टर स्केलर, अपने आप चीजें कुछ दिन में तुमको अपने आप आने लगी, हाँ ये स्केलर है ये वेक्टर है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, वो जिसमें बस मैग्नीट्यूड हो। हमने दिमाग पे जोर डाला, बोला मैग्नीट्यूड क्या, समझ में आएगा मेरे को, तो मैग्नीट्यूड वो चीज बताती है मुझे कितना है, कोई चीज कितनी है। टेम्परेचर एग्जांपल, फिर से नया एग्जांपल देता हूं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब 37 डिग्री सेल्सियस, इतना बस बोल दो कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं, ये अपने आप में पूरा हो गया। अगर मैं बोलूं कि मेरी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है तो ये पूरा, ये नहीं बोलूंगा 37 डिग्री सेल्सियस और डायरेक्शन क्या, इसकी जरूरत नहीं है। इट्स मोर देन सफिशिएंट कि इफ यू जस्ट से दैट योर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज मोर देन सफिशिएंट, यू डोंट नीड एनी अदर थिंग टू एक्सप्रेस दिस कंप्लीटली, राइट। बट अगर मैं उसी की जगह पे सपोज मैं उठाता हूं वेलोसिटी को, ठीक है। अब वेलोसिटी वो चीज होती है, भाई बताओ तो किधर जा रहे हो। आप बोल दिए कि मैं 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं, किधर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, 20 मीटर से किधर जा रहे हो, तो बताना पड़ता है 20 मीटर से मैं ईस्ट में जा रहा हूं। तो जब आप उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को मिला देते हो, मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन को मिला देते हो और तब जाके वो चीज को आप पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हो, देन इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब बोलो सर ये तो मोटा मोटा समझ में आ गया मुझे, 9th लेवल पे हालांकि इतना ही है। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड बोथ स्केलर वेक्टर आर पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटी व्हिच वी आर एबल टू मेजर इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं यार, क्योंकि 9th के लेवल पे तो इतना डेफिनेशन काफी है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो गया तो वेक्टर, मैग्नीट्यूड है बस तो स्केलर। जो सही बच्चे होते हैं इनको अच्छे से पता होता है कि वेक्टर को पूरा तरह सही बोलने के लिए मुझे इसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो ये बताने के लिए मुझे समझना पड़ेगा कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है, समझना पड़ेगा। तो देखो बड़ा सिंपल सा है यार, एडिशन पता है आपको, पूछता हूं सवाल तुरंत बताना, 2 + 5 = 7। कई लोग खुश होंगे, वाह आंसर आ गया। 2 + 5 = 7, ये हमारा एडिशन है और इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा डिटेल में जाकर देखो तो अरिथमेटिक एडिशन बोलते हैं। नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन है अरिथमेटिक एडिशन। अब वेक्टर लॉ में क्या होता है, थोड़ा सा फर्क हो जाता है। ये जो 2 और 5 है ना, इनकी अपनी डायरेक्शन होती है। ये डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है तो ये डायरेक्शन के साथ आते हैं। सब समझना, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस पर मैंने एक 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस पर मैंने एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो नेट फोर्स आप बोलोगे सर 2 और ये भी इधर ले जा रहा है, सर 7 न्यूटन का होगा। यही सेम फोर्स मैंने दूसरे फिगर में ऐसे लगाया, एक ब्लॉक था उस पर 2 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर लगाया और 5 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर लगाया। देखो अभी भी दोनों फोर्स लगा रहा हूं मैं, 2 और 5, 2 और 5। क्या अब जो फोर्स होगा अभी भी इस डायरेक्शन में साथ ही आएगा? बताओ, खुद फील करो कि कोई चीज को 2 से इधर खींच रही है, 5 इधर खींच रही है, तो नेट फोर्स तो कहीं आपका इधर आ जाएगा ना, फर्क पड़ा कि नहीं? मतलब 2 + 5 7 नहीं होने वाला। और जहां पर नॉर्मल अरिथमेटिक एडिशन नहीं फॉलो करती है वहां पर वेक्टर एडिशन फॉलो करता है, क्योंकि 2 + 5 7 तो नहीं हो रहा है। सो इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, ठीक है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है। सपोज मान लो यहां से एक लाइट आई 2 एम्पियर, ठीक है, और इस तार से भी लाइट आ रही है 3 एम्पियर की। तो जो यहां पे अगला तार गया है वहां पे कितनी लाइट आनी चाहिए? तुम बोलोगे सर 2 3 5 एम्पियर लिखते हैं, ये तो सही है, लेकिन देखो इसके अंदर डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसके अंदर जो करंट होती है, मैग्नीट्यूड तो है ही 2 और डायरेक्शन भी है, तो कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और इसमें भी डायरेक्शन है, इधर से इधर जा रहा है, डायरेक्शन तो है, तो मतलब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। मुझे क्या बोलने का मन कर रहा है इसको? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक चीज ये फॉलो नहीं की, क्या? इसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ना फॉलो करके नॉर्मल अरिथमेटिक एडिशन फॉलो कर लिया। इसने बोला 2 और 3 5, गड़बड़ हो गया। तो मतलब अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है, अगर आपके पास डायरेक्शन है, तो चांसेस हैं कि वो क्वांटिटी वेक्टर हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि तीसरा पॉइंट हम चेक करेंगे, और वो पॉइंट क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर
दो क्वांटिटी अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं और उसका अरिथमेटिक एडिशन हो जा रहा है, मतलब 2 इधर से 3 इधर से 5 आंसर आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी था, इसके पास डायरेक्शन भी था, लेकिन इसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया, इसीलिए क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। तो कहने की बात यह है कि 9th के सिलेबस पे अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस, व्हिच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछता है वेक्टर क्वांटिटी क्या है, द क्वांटिटी व्हिच इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच यूज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो 9th लेवल में बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आगे के लिए बात करूं या कभी के लिए बात करूं तो आप हमेशा बोलना कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। कोई आपसे पूछे कि बेटा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, तो उसको बताना सर जिस एडिशन में हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं जोड़ने के लिए। सपोज यहां पर जो भी मैंने ब्लॉक बनाया था वहां पे दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में थे, 2 और 5, तो टोटल क्या हो गया 7। अगर मैं यही को ऐसे बनाता 2 इधर 5 इधर, तो आप लोग लिखते सर नेट फोर्स की डायरेक्शन हो गई 3। तो देखो ना 2-5 का फोर्स लगा, यहां भी 2-5 का फोर्स लगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग था, उसकी वजह से इनके एडिशन में फर्क आ गया। तो ये कहीं ना कहीं दिस टाइप ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जहां पे डायरेक्शन का भी रोल एडिशन में इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को तीनों चीजें फॉलो करनी चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारी क्वांटिटीज देखेंगे जो स्केलर हैं, वेक्टर हैं, लेकिन अभी के लिए मोटा मोटा समझ में आ गया। ये टॉपिक पूरे साल चलने वाला है, इसलिए घबराना मत, धीरे धीरे जैसे चलता जाएगा आपको अपने आप ये चीजें समझ में दिमाग में आ जाएंगी। फिलहाल के लिए समझ में आ गया, स्केलर बोले तो बस मैग्नीट्यूड, वेक्टर बोले तो सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और सर थोड़ा सा और अच्छे बच्चे बन की बात करें तो सर मैं बोलूंगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल हमें याद है, जो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसको फिर भी वेक्टर नहीं बोलते क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसलिए मैं आपको पूरा क्लियर बता दिया। ठीक है, सो आई होप कि स्केलर और वेक्टर का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा आपको। अब दूसरे टॉपिक में मूव करता हूं मैं, जिसका नाम है यूनिट्स एंड, ये देखो अभी चैप्टर मोशन शुरू नहीं हुआ भाई, अभी ये बेसिक फिजिक्स चल रही है, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे आके ये सब चीजें बहुत हमारे काम आने वाली हैं। यूनिट्स एंड सिस्टम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि 3 तरह के सिस्टम होते हैं, आपको याद होगा सब, MKS, CGS और FPS। कई सारे बच्चों को तो मतलब अभी तक इसका फुल फॉर्म बदल गया होगा, M से बोले तो मीटर, K बोले तो किलोग्राम, ठीक है, G बोले तो सॉरी MKS है ना यार, S बोले तो सेकेंड, C बोले तो सेंटीमीटर, G बोले तो ग्राम, S बोले तो फिर से सेकेंड, F बोले तो फुट, P बोले तो पाउंड, S बोले तो सेकेंड। तो देखो हुआ क्या, इनिशियली जब हमारा कोई भी फिजिक्स शुरू हुई तो मेजरमेंट सब लोग करते थे। चाइना वाले कुछ अलग बोल रहे हैं, चाइना वाले 1 मीटर को बोलते थे 1 जिंग जांग जूम, इंडिया वाले बोल रहे हैं 1 बित्ता, ठीक है, अमेरिका वाले बोल रहे हैं एक फुट, ठीक है। सो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते थे। बड़ा प्रॉब्लम होता था जब सारे साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इकट्ठा होते थे, उनको डिस्कस करना होता था, तो चाइना वाला कुछ और बोल रहा है, इंडिया वाला कुछ और बोल रहा है, श्रीलंका वाला कुछ और बोल रहा है। सो ऑल द कम्युनिटी डिसाइडेड टू मेक वन कॉमन यूनिट। भाई बोला कि सब लोग एक काम करते हैं, कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड का मतलब ही होता है कि जो हर जगह सेम रहे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं और उस स्टैंडर्ड यूनिट को पूरी दुनिया मानेगी। उसको उन्होंने बोला SI यूनिट्स, ठीक है, SI यूनिट्स उन्होंने बोला, इसका नाम दिया। SI यूनिट्स का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल बेसिकली फ्रेंच वर्ड से उसको उठाया गया है, सिस्टम इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म होता है। हालांकि सिस्टम इंटरनेशनल देख लेना गूगल पे, सब मिल जाएगा आपको, ये फ्रेंच वर्ड का एब्रीविएशन है। हालांकि जो लोग लिखते हैं उसको लिखते हैं द इंटरनेशनल, जो अपनी लैंग्वेज लिखते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो ये बेसिकली बनाया क्यों गया, ऐसा यूनिट्स क्यों बनाया गया, क्योंकि ताकि हम लोग इन जितनी भी अलग अलग यूनिट्स हो रही थी उन सबको उठा करके एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जिसको पूरी दुनिया फॉलो करे। और उसमें बना भी SI यूनिट में क्या किया गया, जैसे लेंथ, तो लेंथ यूनिट को डिसाइड किया गया कि आज से कोई भी लेंथ जब मेजर करेगा
उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट रहेगी उसको क्या बोला जाएगा, मीटर। टाइम जब भी कोई मेजर करेगा उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या रहेगी, सेकंड। अब कोई चाइनीज वाला जिंगपुंग नहीं बोल सकता, कोई इंडिया वाला घड़ी नहीं बोल सकता, या पहर नहीं बोल सकता, ये सब नहीं बोल सकता, सेकंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये इससे फायदा क्या हुआ, हमारे रिसर्च प्रोसेस में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आने लगी। कोई हम चाइनीज का भी पेपर पढ़ते तो हमें समझ में आएगा, इंडियन का कोई पढ़ता समझ में आएगा, क्योंकि उसमें यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखा गया है। तो दिस इज अबाउट द सिस्टम। 3 तरह के सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, MKS, CGS और FPS। आगे के लिए आपको बता देता हूं एक चीज, एक बात हमेशा याद रखना, यू हैव टू बी लॉयल टूवर्ड द सिस्टम। ठीक है, लॉयल का मतलब कि अगर आप कोई सवाल लगा रहे हो और उस सवाल में सपोज कोई भी चीज सेंटीमीटर में दी हुई, मान लेना, एक बार समझना एक बार बात मेरी, कोई चीज अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो आप किस सिस्टम में एंटर कर गए, CGS। तो बाकी सारी चीजों को भी आपको उसी सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। मतलब सपोज मान लो सेंटीमीटर में आपका लेंथ दे दिया और मास दिया है आपका 2 kg और आप लगे सवाल लगाने, तो क्या होगा, मास बोल रहा है कि मैं तो इधर बिलोंग करता हूं, सेंटीमीटर बोल रहा है मैं इस सिस्टम में बिलोंग करता हूं, तो सवाल कभी भी लगाओगे आंसर गलत ही आएगा। यू हैव टू बी इन वन सिस्टम। ये बताने का मेरा पीछे बस रीजन एक ही था, जब आप सवाल करोगे उस वक्त ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। सब सवाल आप पढ़ते तो जानबूझ के जो एग्जामिनर रहता है वो क्या करता है, क्वेश्चन में एक चीज CGS की देता है, एक चीज MKS की देता है। तो याद रखिए कभी भी इस तरह का सिस्टम, अगर एक चीज इधर जा रही है एक चीज उधर जा रही है, तो या तो तुम पूरी चीजों को इसमें लेके आओ या तो तुम पूरी चीजों को इसमें लेके आओ। मतलब क्या, या तो तुम मास को तुम कन्वर्ट कर दो, तो 2 kg है तो उसको 2000 ग्राम लिख दो। अब देखो ये सेंटीमीटर हो गया, ये ग्राम हो गया, पूरा इसमें आ गया। या तो तुम सेंटीमीटर को मीटर में लिख दो कि भाई 0.01 मीटर। अब देखो ये kg इसमें आ गया, मीटर भी इसमें आ गया। मतलब यू हैव टू चूज ओनली वन सिस्टम व्हाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम। आगे जब सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा, फिलहाल ये सब चीजें बस चलने दो, दिमाग में रहने दो। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं। न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो हमें एक एक चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा सर ने वो वाली बात बोली, तो मैं रिमाइंड भी कराऊंगा, देखो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल के लिए हम समझ गए जो हमने जो चीजें भी सीखी कि दुनिया में 3 तरह के सिस्टम होते थे पहले, MKS, CGS, FPS। तीनों का फुल फॉर्म सीखा। MKS मतलब M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। CGS मतलब C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। FPS मतलब F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड। ये जो पहली क्वांटिटी M जो है वो क्या बताती है हम लोगों को, लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ये सब लेंथ बताती है। K क्या हमें मास बताती है, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। और S क्या बताता है हमें, टाइम बताता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो दीज आर द सिस्टम। इसका हमने एक और चीज सीखी कि जब भी सवाल लगाइए कोशिश करिए, कोशिश मत करिए मतलब करिए, लॉयल्टी दिखाइए सिस्टम के साथ। आपको एक ही सिस्टम में रहना है। अगर आप सेंटीमीटर में आपका एक कोई टर्म जा रही है तो आपको बाकी सबको उसी में रखना है। अगर आप कोई चीज MKS में जा रही है तो आपको MKS में रखना है। अगर आप FPS में तो FPS में रखो, मिक्स मत करो। एक CGS का ले लिया, MKS का ले लिया, एक FPS का ले लिया, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम। यूनिट की बात करें तो भाई अभी तुमको पता चल गया है पहले से ही। मैं जब आपको मैग्नीट्यूड बता रहा था तो उसमें एक चीज आई थी पीछे, याद है कि आलू कितना चाहिए था, 4 किलो। तो जो 4 किलो वाला वर्ड होता है उसमें ये तो हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड, और ये जो पीछे ये चीज लगा हुआ है, सफिक्स बोलते हो ना तुम लोग, सफिक्स, हाँ सफिक्स, जो पीछे तुम्हारा सफिक्स लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। अब तुम बोलोगे आप तो सर हम पता कर लेंगे, 70 मीटर यूनिट है, 400 रुपए यूनिट है। ठीक है, हाँ और बताओ 30 मीटर क्यूब, ये आगे वाला मैग्नीट्यूड, पीछे वाला क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो बहुत फिजिक्स में यार बहुत सारी यूनिट्स है, बहुत सारी यूनिट्स हैं। आपको मतलब जब आप 12th तक पहुंचोगे तो अपने आप सारी यूनिट्स आपको याद हो जाएंगी। कभी ऐसे मत करना कि बैठ के यूनिट सारी रट रहे हैं, लेंथ की क्या, देखो बेसिक यूनिट पता नहीं चाहिए, इसके अलावा बाकी सारी यूनिट जो हैं आपको अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएंगी जब आप करते जाओगे। तो यूनिट का बस पहचानना नहीं चाहिए कि यूनिट का मतलब क्या। अब ये नहीं कि लिखा हुआ है यहाँ पे सपोज मान लो एरिया का यूनिट, सॉरी प्रेशर का यूनिट लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक प्रेशर दिया हुआ आपको, प्रेशर दिया हुआ है आपको 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि यार सर ये 20 तो समझ में आ रहा है, सर ये क्या चीज है। तो भाई ये नहीं होना चाहिए, इतना कम से कम 9th में स्टार्टिंग के क्लासेस हमको आना चाहिए कि 20 इज मैग्नीट्यूड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट। ठीक है, यूनिट के बारे में देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज जाननी जरूरी है कि इस दुनिया में होंगी भाई हजारों यूनिट्स फिजिक्स में, हजारों, 1500, 2000 जो भी जितनी यूनिट हो, लेकिन कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स हैं इस दुनिया में, मतलब मुझे नहीं पता कितनी,
है बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ोगे तो मतलब बोलोगे अरे सर कितनी यूनिट्स हैं। उनमें से कुछ यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोला जाता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर कुछ यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स क्यों बोलते हैं, बाकी को क्यों नहीं बोलते हैं। तो देखो फंडामेंटल का मतलब ही समझ लो क्या होता है। मतलब फंडामेंटल मतलब वो चीज़ जो बिल्कुल बेसिक है, जहाँ से चीज़ें शुरू हुई हैं। तो मैं जिन यूनिट्स का नाम लिखने वाला हूँ 7 यूनिट्स होती हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। तो 7 यूनिट हैं जो बेसिक हैं, बाकी तो सब नॉन बेसिक है। ये 7 यूनिट को फंडामेंटल यूनिट इसलिए बोला जाता है कि इन्हीं 7 यूनिट से मिल करके बाकी सारी यूनिट्स बनी हुई हैं। ये सातों के सातों यूनिट्स में किसी का भी कोई मिल नहीं, ये सब इंडिविजुअल यूनिट्स है, सब अकेली यूनिट्स हैं। इनमें किसी का भी कोई भी हाथ नहीं है बनने में। लेकिन इसके अलावा जितनी भी तुम यूनिट्स दुनिया में देखोगे, सब में से कोई ना कोई फर्स्ट सेकंड से मिली है, कोई सेकंड थर्ड से मिलकर बनी है, कोई फर्स्ट फिफ्थ से मिलकर बनी है, कोई सातों से मिलकर बनी है। बाकी सारी यूनिट जो है इन सबसे मिलकर बनी हुई है। जैसे आप लोग कलर में पढ़ते हो ना कि प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर क्या होता है कि भाई वो 3 कलर इंडिविजुअल कलर्स होते हैं, उसके अंदर उनको मिला के सेकेंडरी बनता है। फिर उन सेकेंडरी को मिला के आज तो सुनता हूं मैं कि बिलियंस ऑफ कलर बन गए हैं, ठीक है। तो वो सब सेकेंडरी, टर्शरी, फाइनल, लाइक जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। लेकिन जो प्राइमरी है, जो एकदम इंडिविजुअल है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल कलर या प्राइमरी कलर। ऐसे यूनिट्स में भी बहुत सारी यूनिट्स हैं दुनिया में, लेकिन उनमें से जो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो बिल्कुल ही किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो इंडिविजुअली बनी हुई है। मैं उन सारी यूनिट्स का नाम लिखूंगा। मैं चाहूंगा आपसे कि यूनिट्स आपके हमेशा टंग पे रहें, हमेशा आपको याद रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने बहुत पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 7 यूनिट्स होती हैं। पहली है लेंथ नापने की यूनिट, मीटर, ठीक है, इसका सिंबल होता है m। दूसरी है मास नापने की यूनिट, इसका होता है, आप लोग फटाफट अपने मन में चलते रहना चाहिए, ठीक है। मास नापने की यूनिट होती है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका होता है किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, इसको डिनोट करते हैं हम लोग केजी से। तीसरी यूनिट होती है लेंथ मास टाइम, इसको हम लोग लिखते हैं सेकेंड। इसको ये सिंबल्स हैं यार, ठीक है, ये सिंबल्स हैं उसके। अब हर जगह लिखेंगे नहीं ना बैठ के कि मीटर, 4 मीटर, ऐसे लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो हम लोग सिंबल बनाते हैं 4 मीटर, मतलब वही ये सिंबल्स हैं, ये यूनिट्स हैं, और ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब तुमको फिर से समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिट्स है दुनिया में, जिसमें से कुछ यूनिट, 7 ऐसी यूनिट्स हैं जो किसी से डिपेंड नहीं करती, इनमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, ये इंडिविजुअल यूनिट्स, इसलिए उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। बाकी सारी यूनिट्स इनमें से किसी ना किसी यूनिट से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। फोर्थ है लेंथ मास टाइम, ये सबको याद रहता है, लेंथ मास टाइम याद हो गया, लेंथ मास टाइम। इसके बाद चलो लिख देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट होती है, इसकी यूनिट होती है, बोलो, एम्पियर। सिंबल होता है कैपिटल ए, सेकंड का सिंबल होता है एस। पांचवा होता है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस मतलब लाइट कितनी तीव्र, देखो लाइट को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लाइट कितनी ज्यादा कितनी कम आ रही है हम लोग वो मेजर कर सकते हैं। लाइट की इंटेंसिटी क्या हम लोग ये मेजर कर सकते हैं। ल्यूमिनस, जो जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते उसमें क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज को मेजर कर सकते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। बार बार रिवाइज करते चलेंगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, और बड़ा सिंपल है ये सब, बस समझने की चीजें, जानने वाली चीजें, सब समझना भी नहीं, इसको जानना है बस कि हाँ ये चीजें होती हैं, समझने वाला तो इसके बाद शुरू होगा, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, स्पेलिंग वगैरह सब समझ सकते हो। इसकी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट का नाम है वो है कैंडेला, कैंडल, ल्यूमिनस, लाइट, थोड़ा याद रहने के लिए। सी कैपिटल डी स्मॉल। छठवां होता है, ये हो गया लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाँ टेम्परेचर, एक होता है टेम्परेचर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है केल्विन, और इसका जो सिंबल होता है के होता है, ठीक है। टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं, आपने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा, क्या क्या, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। दोनों में डिग्री लगता है, बस इसी में लगता है केल्विन, बिना डिग्री के भी ये इंपॉर्टेंट हो गया। सातवां क्या है, ये दिख रहा होगा यार आप लोग को, नहीं दिख रहा तो मैं बोल तो रहा हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इसकी यूनिट होती है मोल, सिंबल होता है एम, ठीक है। तो यार ये सातों यूनिट जो हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। यूनिट क्या होती हैं सर, रुक जाइए समझा दीजिए। तो यूनिट होती है जो मैग्नीट्यूड के पीछे सफिक्स में जगह पे लगती है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। मतलब अगली बार अगर कोई क्वांटिटी आपको लिखी है तो आप समझ जाओगे कि हाँ सर ये यूनिट है, ये मैग्नीट्यूड है। क्वेश्चन जब मैं दूंगा बना के उसमें क्लियरली, ऐसा आपको सिंपल है यार, मतलब ये
2-3 वाले बच्चों के लिए कि बताओ मैग्नीट्यूड कौन सा है, यूनिट कौन सी है, 30 kg पास्कल, बताओ इसमें मैग्नीट्यूड कौन सा यूनिट कौन सी है। सर ये जो बता रहा है कितना कोई चीज़ है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। सर ये जो बता रहे पीछे लगा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। सर 7 यूनिट होती हैं सर फंडामेंटल यूनिट। सर फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है सर वो जो किसी से मिलकर नहीं बनी, वो इंडिविजुअली बनी है। बाकी सारी यूनिट इस दुनिया में किसी न किसी से मिलकर बनी। तुमको एग्जाम्पल चाहिए तो जैसे देखो फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स का मालूम, मास फोर्स की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो फोर्स की यूनिट ये होती है। अब देखो मिलके बनी कि नहीं, kg कौन हो गया, ये इस्तेमाल हो गया, ये इस्तेमाल हो गया, ये इस्तेमाल हो गया। तो जो फोर्स की यूनिट है इसको फंडामेंटल यूनिट नहीं बोलेंगे ना, क्यों? क्योंकि ये इन सब यूनिट से मिलके बनी है। लेकिन ये सब यूनिट जो है देखो किसी से मिलके नहीं बनी है, सब इंडिविजुअल है। बात समझ में आई? तो आज के हमने इस वीडियो में सीखा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो भी आसपास है उन सब चीज़ की स्टडी है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग में क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जब आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हो उसका मज़ा अलग ही होता है। लड्डू बहुत अच्छा था, लड्डू बहुत ऐसा था, लड्डू बहुत ऐसा था, सुनने में ठीक है, लेकिन जब आप खाते हो और आप एक्सपीरियंस करते हो उसका मज़ा अपना अलग ही है। तो फिजिक्स में आप जो भी कुछ पढ़ोगे उसको एक्सपीरियंस करोगे, एटलीस्ट 9th में तो आप देखोगे भी चीज़ों का, अच्छा हाँ ये ऐसा है वैसा है। इसका हमने बात की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी थी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मास आप मेजर कर सकते हो, टाइम मेजर कर सकते हो, 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 50 सेकंड है, मेजर कर सकते हो, ठीक है। आप मेजर क्या नहीं कर सकते हो, लाइट को आप मेजर नहीं कर सकते कितनी, हाँ लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हो, साउंड को मेजर नहीं कर सकते, साउंड के वेवलेंथ को मेजर कर सकते हो, लव मेजर नहीं कर सकते, हेट मेजर नहीं कर सकते, पेट्रियोटिज्म नहीं मेजर कर सकते, एंटी नेशनलिज्म मेजर नहीं कर सकते। ये सब चीजें जो मेजर नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसके बाद हमने मूव ऑन किया कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमने बोला कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी मतलब मेजर कर सकते हैं जिसको, उसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को बोलते हैं सर जिनको एक्सप्रेस करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। 4 किलो आलू दे दो भैया, पूर्व में दो, पश्चिम में दो, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर नीचे, नॉर्थ ईस्ट, नहीं फर्क पड़ता सर। वो 4 किलो अपने आप में समझ में आता है। 4 किलो मतलब कितना, मतलब वो मास पूरी तरह से एक्सप्रेस हो गया बस मैग्नीट्यूड से। तो इसी क्वांटिटीज हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। नोट्स जो मैं आपको देने वाला हूं उसमें पूरा मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई ये फला फला स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। इंप्रेशन जमाना चाहो तो रट लेना 3-4, ताकि कोई तुमसे पूछे तो साथ में एग्जाम्पल का यही बता देना, ये लो ये लो ये लो। वेक्टर क्वांटिटीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे बच्चे ध्यान दें। जो 9-10 के लेवल पे है वहां पे बच्चों को बताया जाता है कि भाई वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों को मिला दो तो वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फोर्स का कि भाई हाँ 10 न्यूटन फोर्स लगाना है, लेकिन नहीं बताया, मैग्नीट्यूड बता दिया 10 न्यूटन लगाना है, लेकिन नहीं बताया किधर लगाना है। जब डायरेक्शन ही नहीं बताओगे किधर लगाना है तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, मेरा काम नहीं हो पा रहा है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी कहना सही होगा। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं बताते हैं सर देखिए 3 बातों को ध्यान रखिए। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, कितना लगेगा, किधर लगेगा, और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करता हो। वेक्टर लॉ क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि जिस एडिशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रोल ले लिया जाए और उसके बाद ऐड किया जाए उसको हम बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। 11th में एक पूरा टॉपिक है, जब मैं इसको आप लोग क्लास में आओगे तो मैं इसको पूरा समझाऊंगा भी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। अभी के लिए रहने थे, मैं फिर से बता रहा हूँ जनरल वीडियो है, सबको जाएगा, तो हर बच्चे को ये इस लेवल पे एक्सप्रेस करना सही नहीं है, लेकिन क्लास में इसको समझाया जा सकता है। तो 3 बातें क्लियर हो गई, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। उसके बाद हमने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बाद हमने मूव ऑन किया यूनिट एंड सिस्टम पे। हमने देखा कि दुनिया में पहले सबके अपने सिस्टम थे, फिर 3 सिस्टम मेजर उसमें पाए गए, MKS, CGS, FPS, तीनों के विवरण आपके मन में रिवाइज होंगे। MKS बोले तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS बोले तो फुट पाउंड सेकेंड, CGS बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। इन तीनों यूनिट्स में दिक्कत हुई तो फिर बोला गया कि एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं जिसको हमने बोला SI यूनिट। SI यूनिट का फुल फॉर्म था जो फ्रेंच वर्ड से लिया गया था, सिस्टम है इंटरनेशनल, और इसका नॉर्मल अपने इंग्लिश में क्या होता है फुल फॉर्म, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये SI यूनिट्स वो होती हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, सब लोग वही यूज करते हैं क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों को डिस्कस करने में आसानी रहे। फिर हमने बात की यूनिट्स की, यूनिट जो पीछे लगते हैं, बहुत सारी यूनिट्स दुनिया में होती हैं, उनमें से 7 यूनिट्स जो है फंडामेंटल यूनिट्स कही जाती हैं। क्यों फंडामेंटल कही जाती है, क्योंकि ये यूनिट किसी और यूनिट को लेकर नहीं बनी है, ये ओरिजिनल यूनिट्स हैं, इनमें किसी और यूनिट का योगदान नहीं है। वो 7 यूनिट मैंने आपके सामने लिख दी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंस, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सबकी यूनिट लिखी हुई, सबके सिंबल्स लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये बहुत बेसिक है, अपनी जो भी फिजिक्स पढ़िए आप, जब भी जहाँ पे पढ़िए उसमें ये सब चीज़ें अपनी कॉपी में सामने लिख लीजिए ताकि आपको आगे हमेशा दिक्कत ना हो। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोशन स्टार्ट करूंगा और मोशन की चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे।